हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालवीय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान अध्ययन जिलेवार सीरीज के अंतर्गत चौथे टॉपिक यानी भरतपुर जिले के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ साथ। आप इस वीडियो के जरिए राजस्थान के जितने भी कंपटीशन है, स्पेशली RAS को लेकर हम सब कुछ बारीकी तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि कुछ चीज़ें छूटे ना। इसलिए हमारा एजेंडा रहा है कि हर जिलेवार सीरीज को चलाया जाए और साथ साथ में सब्जेक्ट भी चलाया जाए। तो भरतपुर के बारे में देख लेते हैं। देखिए, भरतपुर को, जैसा कि मैंने पहले से बोर्ड प्रिपेयर कर रखा है, भरतपुर को राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार कहा जाता है। क्योंकि राजस्थान के पूर्व में स्थित है भरतपुर, इसलिए राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी कहते हैं भरतपुर को। भरतपुर का अगर भौगोलिक नक्शा देखें तो इस प्रकार से भरतपुर है। इसके उत्तर में हरियाणा राज्य है और उत्तर पूर्वी दिशा की ओर उत्तर प्रदेश है और दक्षिण पूर्व की ओर धौलपुर है और दक्षिण पश्चिम की ओर करौली जिला है और पश्चिम दिशा की ओर दौसा है और उत्तर पश्चिम की ओर जो है अलवर जिला मौजूद है। और भरतपुर जिले के महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें तो डीग, कुम्हेर, भरतपुर खुद भी महत्वपूर्ण है। सेवर, केवलादेव, घनापक्षी विहार, रूपवास और बयाना। हालांकि बहुत सारे हैं, वैर वगैरह बहुत सारी जगह हैं, लेकिन यहाँ पर इन जगहों का काफ़ी महत्व है इस जिले के अंदर, इसलिए मैंने इन्हीं को मेंशन कर रखा है। देखिए, भरतपुर एक जाट रियासत थी। जाट जो थे वे राजस्थान में शासकों के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए संविधान के दृष्टिकोण से तो उन्हें मध्यम वर्गीय या OBC के अंतर्गत रखा जाता है। लेकिन जाट रियासत ने जाटों ने शासन भी किया था। इसकी शुरुआत हुई थी सबसे पहले गोकुला जाट या गोकुल सिंह जाट के समय। दरअसल हुआ ये था 1669 से 72 के मध्य, जब वो भारत पर औरंगजेब की कट्टरता चरम पर थी। औरंगजेब अपनी कट्टरता की बनिस्बत भारत के अंदर दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में बदलना चाहता था, अर्थात मुस्लिम रियासत में तब्दील करना चाहता था, काफिरों की रियासत को। तो उसने असंख्य हिंदू मंदिरों को तुड़वाने का फरमान जारी किया। साथ ही साथ इतना ही नहीं, उसने जजिया कर भी वसूला, बहुत सारे पानदारी, शहदारी, बहुत सारे कर वसूले। यानी तलवार की नोक पर औरंगजेब हिंदुस्तान पर इस्लाम की हुकूमत चाहता था। और ये बात जाटों के नेता गोकुल सिंह जाट या गोकुला जाट को गंवारा नहीं हुई और उन्होंने सबसे पहले 1669 के आसपास एक विद्रोह किया था और जाटों की महत्ता गोकुल सिंह जाट से प्रारंभ हुई। गोकुल सिंह के बाद में राजाराम जाट के बारे में मैं आपको बता दूं, करीब 1681-82 ईस्वी के आसपास इन्हीं राजाराम जाट ने अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में, जो आगरे के समीप है, वहां अकबर के मकबरे को खोदकर हड्डियां जला दी थी अकबर की, मजार की। यानी सीधे सीधे तौर पर जाटों ने बगावत जो शुरू की वह राजाराम जाट के समय बहुत तेजी से की थी। उसके बाद में चूड़ामण जाट ने भरतपुर रियासत की अलग से स्थापना की थी करीब 1770 ईस्वी के आसपास। हालांकि 1707 के बाद ही इसकी शुरुआत हो गई थी, लेकिन 1770 ईस्वी के आसपास आते आते भरतपुर एक अलग से स्वतंत्र रियासत स्थापित हो चुकी थी। उसके बाद में जाटों के प्रमुख नेता बदन सिंह जाट बने, जो जाटों के सबसे पहले नरेश, जाटों के पहले महाराजा भी कहलाते हैं। सूरजमल जी जाट का नाम इतिहास में काफी प्रसिद्ध है। लगभग 1753 ईस्वी से के आसपास कहा यह जाता है कि उन्होंने भरतपुर शहर की स्थापना की थी और साथ ही साथ इन्होंने एक प्रसिद्ध किला बनाया था जिसे लोहागढ़ किला कहा जाता है। मैंने मेंशन भी कर रखा है। इस किले के बारे में अलग से हम चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर सूरजमल जाट, जिन्हें जाटों का यूलिसिस भी कहा जाता है, जाटों का अफलातून भी कहा जाता है, जाटों के सबसे प्रसिद्ध और सबसे वीर साहसी राजा रहे हैं सूरजमल जाट, जिनका इतिहास में काफी नाम है।
साथ ही साथ अगर भरतपुर के परिप्रेक्ष्य में, हालांकि हम राजस्थान के इतिहास में ये सारी चीज देखने वाले हैं, राजस्थान के इतिहास लगे हाथों मैंने शुरू कर दी है और मेरा पहला वीडियो भी आ चुका है, आप जरा उसे भी देखिएगा। तो इतिहास में हम सारी बारीकी से जिक्र करेंगे इन शासकों के बारे में, लेकिन फिलहाल हम जिलेवार सीरीज देखना चाह रहे हैं जिसमें कुछ चीजें रह ना जाए, क्योंकि इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल को तो हम बारीकी से देख लेंगे, लेकिन कुछ एक चीजें अनवांटेड रह जाती है कभी कभार, क्योंकि ह्यूमन एरर है और हो जाता है। और आरएस जैसे महत्वपूर्ण एग्जाम में कुछ चीजें रहनी नहीं चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनेशन बोर्ड चाहे वो प्री में हो, मेंस में हो या इंटरव्यू में हो, कभी भी कुछ भी सब चीजें आपसे पूछ सकता है। तो भरतपुर जिले को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ घना पक्षी विहार है केवलादेव का, ठीक है। नौटंकी जगत में सबसे ज्यादा विख्यात है। नौटंकी और ख्याल गायकी जो है भरतपुर रियासत के अंदर मीणा और गुर्जर जाति के लोग विशेष तौर से इस नृत्य को करते हैं, नौटंकी। तो नौटंकी के मामले में राजस्थान में पहला स्थान है वो भरतपुर का है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो सेवर में है, जो भरतपुर के जस्ट दक्षिण में पड़ता है, सेवर नामक स्थान पर केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भी स्थापित किया गया है। बम नृत्य के बारे में भी ये कहा जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले नंबर पर जो है वह भरतपुर जिला आता है। सांसी जो जनजाति है, सांसी, देखिए राजस्थान में ग्रासिया, भील, मीणा आपने सुना होगा, सहरिया वगैरह, तो सांसी नाम की जो जनजाति है वो मैक्सिमम जो है वह भरतपुर रियासत में रहती है। खानवा का युद्ध भरतपुर जिले में ही हुआ था। भरतपुर की रूपवास तहसील के अंतर्गत खानवा युद्ध हुआ था 17 मार्च 1527। हम विशेष डिटेल राजस्थान के इतिहास में देख लेंगे। मैं आपको पूरा लाइव युद्ध समझाऊंगा कि कैसे कैसे युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 एक तरफ मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह और दूसरी ओर उनके खिलाफ मुगल बादशाह जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। 17 मार्च 1527 शुक्रवार की दोपहर को यह युद्ध शुरू हुआ था। लगभग 4.5 घंटे चला था और बाबर ने इस युद्ध में तुलगमा और उस्मानी युद्ध पद्धतियों का इस्तेमाल किया था और राजपूत अपने परंपरागत तरीके से लड़े थे। महाराणा संग्राम सिंह के साथ में 7 राजा, 9 राव और 104 सरदारों की एक बहुत विशाल सेना थी, लेकिन बाबर ने बुद्धि का प्रयोग करके और तोपों का प्रयोग करके और विशेष तौर से गजवाए हिंद जिहाद जैसी जो मुस्लिम अवधारणा है उसको उसने इस युद्ध में प्रयोग किया था और खानवा युद्ध लड़ा था। और ये खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था। बाबर और मुख्यतः युद्ध महाराणा संग्राम सिंह के मध्य कहलाता है। अगर देखा जाए भरतपुर जिले की प्रमुख नदियों के बारे में तो कहते हैं कि बाणगंगा नदी यहाँ की प्रमुख नदी है। इसके अलावा रूपारेल और गंभीरी नदियां हैं। देखिए गंभीरी नदी यूपी से प्रवेश करती है भरतपुर में और वापस यूपी में ही समाहित हो जाती है। बाणगंगा नदी के बारे में ये कहा जाता है कि महाभारत काल में अर्जुन ने एक बाण चलाकर इस नदी को पैदा किया था, इसलिए ये बाणगंगा कहलाई। ठीक है, यहाँ भरतपुर के प्रमुख स्थलों की अगर मैं चर्चा करूं तो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य यहाँ का प्रमुख एक अभ्यारण्य है जो लगभग 29 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, जो जस्ट भरतपुर के दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। और घना पक्षी विहार की ये खासियत है कि लगभग यहाँ पर 365 प्रकार की प्रजाति के जीव आते हैं। स्पेशली साइबेरियन सारस जो है वह घना पक्षी विहार अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। लगभग 1964 के आसपास इसे भारत सरकार ने एक पक्षी विहार केंद्र घोषित किया था, लेकिन 1981 के आसपास इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया और यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंस कॉर्पोरेशन ने यूनेस्को ने इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था और विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। इसके अलावा अगर प्रमुख स्थलों की चर्चा करूं तो यहाँ पर गंगा महारानी का मंदिर भी है जो भरतपुर के महाराजा जाट महाराजा
बलवंत सिंह जी ने बनवाया था। यह बहुत ही सुंदर मंदिर है जो कि भरतपुर शहर के अंदर ही है। महाराजा बलवंत सिंह ने इस मंदिर को बनवाया था लगभग 1841 ईस्वी के आसपास। ठीक है, इसके अलावा बांके बिहारी मंदिर भी है जो उनके बाद में महाराजा बने थे भरतपुर के स्वरूप सिंह जी, उन्होंने बनवाया था। एक लक्ष्मण मंदिर भी है। इसके अलावा लोहागढ़ दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोहागढ़ दुर्ग कब बना इसकी डेटों के बारे में थोड़ा सा विवाद है, लेकिन ये कहा जाता है कि 1753 से 56 ईस्वी के आसपास यह लोहागढ़ किला हो सकता है निर्मित हुआ। इसे लोहागढ़ दुर्ग ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब तक राजस्थान का यह अजय किला है। लगभग 1805 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी था जिसका नाम था लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक ने इसे जीतने का प्रयास किया था। लगभग 8 घंटे तक वह तोपों की बारी से करता रहा, लेकिन इस किले को जीत नहीं पाया। इसको लोहागढ़ दुर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अजय किला है। इस किले को भरतपुर के महाराजा सूरजमल जाट जो काफी दूरदर्शी महाराजा थे, उन्होंने इस किले को बनवाया था। क्योंकि जब सूरजमल जी जाट भरतपुर के राजा थे तब वो भारत में अंग्रेजों, मराठों और मुगल बादशाहों का काफी बोलबाला था और तोपें भी उस समय काफी हद तक किलों को जीतने में सहायक सिद्ध होती थी। तो तोपों के हमले से बचाने के लिए इस किले को बनवाया गया था। कहते हैं कि इस किले की जो अंदर वाली दीवारें हैं वह काफी मोटी हैं और तोपों के गोले से बचाने के लिए इस किलों की दीवारों के बाहर भी मिट्टी की दीवारें बनाई गई हैं। और वो क्या है, मिट्टी की दीवारें बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि तोप का गोला अगर किले की ओर आता है तो मिट्टी की दीवार में फंसकर वहीं बुझ जाता है, ठंडा हो जाता है और वो मेन दीवार तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, इसलिए लोहागढ़ दुर्ग कहते हैं। इसमें एक और भी काम किया था सूरजमल जी जाट ने कि आसपास पानी की बहुत बड़ी उन्होंने खाइयां खुदवा रखी थी, जिससे क्या है कि अगर नीचे से भी अगर कोई तोप के गोले चलाए तो भी पानी में गोले बुझ जाएंगे। इसलिए तोपों का इस किले पर कोई असर नहीं होता, इसलिए इसको लोहागढ़ दुर्ग कहा जाता है। इसके किवाड़ जो हैं वो अष्ट धातु से बने हैं। कहते हैं कि भरतपुर के एक महाराजा थे जवाहर सिंह। जवाहर सिंह जी ने आगरे से मुगल बादशाहों से किवाड़ छीन के, अष्ट धातु के किवाड़ छीन के लाए थे और अपने जवाहर बुर्ज पे लगवाए थे उन्होंने किवाड़। और ये किवाड़ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि करीब 25 फरवरी 1568 को जब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया था मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के समय, आपको याद होगा जयमल और फत्ता लड़ते हुए शहीद हुए थे और रानी फूल कंवर ने जौहर किया था। तो कहते हैं कि उस समय जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने चित्तौड़ किले से जो किवाड़, वहां के किवाड़ जो अष्ट धातु के हैं वो आगरे ले गया था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और उन्हीं किवाड़ों को बाद में जो परवर्ती मुगल बादशाह हुए उनके समय भरतपुर के महाराजा जवाहर सिंह ने उन किवाड़ों को उखड़वा कर वापस लोहागढ़ में लाया था। ठीक है, इस किले के अंदर किशोरी महल है, महल खास है, कोठी खास है, मोती महल है, फतेह बुर्ज है। फतेह बुर्ज जो भरतपुर के महाराजा फतेह सिंह जी ने बनवाया था। इसके अलावा यहाँ की प्रमुख अगर मैं विशेषताओं की बात करूं तो डीग के महल भी काफी प्रसिद्ध है। यह जाट राजाओं की सबसे प्राचीन राजधानी थी। देखिए, भरतपुर रियासत की स्थापना की थी सूरजमल जाट ने, ठीक है, और इस शहर को पूरी तरह से उन्होंने बसाया। लेकिन उससे पहले जो बदन सिंह और चूड़ामण जाट थे उन्होंने स्वतंत्र जाटों की एक रियासत की स्थापना की थी। इन दोनों के समय जाटों की राजधानी डीग हुआ करती थी, जो जाटों की प्रारंभिक राजधानी। एग्जाम में सवाल भी आ सकता है, अगर डायरेक्ट सवाल दे दिया जाए कि जाटों की राजधानी कौन सी थी प्रारंभ में, तो सब उत्तर देंगे भरतपुर, नहीं डीग राइट आंसर होगा। डीग का किला भी काफी महत्वपूर्ण है, जो कहते हैं कि बदन सिंह जाट और सूरजमल जाट दोनों ने समय समय पर बनवाया था। यहाँ पर बयाना किला भी काफी महत्वपूर्ण है। बयाना के बारे में एक बात और मैं चर्चा करना चाहूंगा। बयाना में गुप्त काल के बहुत सारे सिक्के मिले हैं, जिसमें अधिकांश सोने के सिक्के हैं, कुछ चांदी के और कुछ तांबे के सिक्के भी हैं। सिक्कों की संख्या 1700 से भी ज्यादा बताई जाती है। इसी बयाना
में जो गुप्त काल के सिक्के मिले हैं उसे बयाना निधि कहा जाता है। यानी बयाना से गुप्त काल के जो सिक्के मिले हैं उसके आधार पर ही गुप्त इतिहास, गुप्त साम्राज्य का इतिहास चलता है, इसलिए भी बयाना महत्वपूर्ण है। बयाना को पहले शोणितपुर कहा जाता था और मैं आपको बता दूं बयाना में गुप्त सम्राट जिनका नाम था समुद्रगुप्त, उन्होंने यहाँ पर एक विजय स्तंभ भी बनवाया था। तो ध्यान दीजिएगा, विजय स्तंभ राजस्थान में अगर देखे जाए तो चित्तौड़ में 2 विजय स्तंभ हैं, ठीक है। इसके अलावा एक विजय स्तंभ आपके इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर है, तीसरा, और चौथा विजय स्तंभ है बयाना के अंदर, ठीक है। तो बयाना में भी विजय स्तंभ समुद्रगुप्त गुप्त सम्राट ने बनवाया था। वैर दुर्ग जो भरतपुर से जस्ट दक्षिण में पड़ता है बयाना के निकट, वहां पर एक वैर दुर्ग है जो कहते हैं कि बुद्ध सिंह जाट नामक शासक ने बनवाया था। इसके अलावा फुलवारी उद्यान भी यहाँ महत्वपूर्ण है। अजान बांध, यस, अजान बांध की स्थापना जो है सूरजमल जाट ने की थी, ठीक है। नोह, ये एक प्रमुख सभ्यता स्थल है लोहकालीन संस्कृति का। कहते हैं कि महाभारत काल के आसपास नोह से बहुत सारे लोहे के प्रमाण मिले हैं। मैं आपको बता दूं पूरे भारत में सबसे ज्यादा लोहे के जो हथियार मिले हैं वो अतरंजी खेड़ा यूपी से मिले हैं। अतरंजी खेड़ा यूपी से सवाल बनाया जा सकता है इंडियन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग। उसके बाद में सबसे ज्यादा लोहे के हथियार और लोहे की सामग्री है वो नोह से मिली है। और नोह से एक यक्षराज की मूर्ति भी मिली है, एक बड़े यक्षराज जिसे हम एक तरह से नृत्यांगन भी कह सकते हैं, नृत्य करने वाला आदमी, देवदास, जैसे देवदासियां होती थी देवताओं के सामने नाचने वाली, वैसे एक यक्ष की मूर्ति मिली है। यहाँ पर 84 खंबा महल भी है और कुम्हेर के महल भी काफी महत्वपूर्ण है। तो मेरे ख्याल में भरतपुर जिले में इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इन चीजों को हम डिटेल में ले जाएंगे, लेकिन जब सब्जेक्ट की पैरेलल स्टडी चलेगी, जैसे सरसों अनुसंधान केंद्र की डिटेल में आपको बातें पूछी जा सकती है, जो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। इसके अलावा नदियों के बारे में चर्चा हम काफी गहराई से पढ़ेंगे, जनजातियों के बारे में आर्ट एंड कल्चर में काफी गहराई से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो इतिहास से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जाट रियासतों के हों या चाहे वह खानवा युद्ध हो, ठीक है, तो इनके बारे में इतिहास में हम काफी डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बाकी जो ये छुटपुट चीजें हैं वो आप बस ऊपर ऊपर तक ही देख लेंगे तो भी काफी है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले जिले के बारे में। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।